लौटी हुई खुशी। लाल पीले नीले रंग की दर्जन भर कांच की चूड़ियों से ला मेरे आंचल को भरता हुआ परम खुशी से इतना अधिक उत्तेजित नजर आ रहा था मानो मेरे लिए कांच की जगह हीरो का जड़ाऊ कंगन खरीद लाया हो। मैंने बड़ी आशा से परम के खुले बैग में झांक कर देख लिया। शायद आज वादे के मुताबिक वो किसी पेपर में लपेट कर मेरे लिए साड़ी लाया हो। पसंद आया? बैग की ओर मुड़े मेरे चेहरे को अपनी हथेली में लेकर अपनी तरफ करते हुए स्नेह लिप्त होकर परम ने पूछा तो चोर दृष्टि से बैग में झांकने के अपराध बोध से भरकर मैंने नजर झुका ली और सिर हिलाकर परम के प्रश्न का हाँ में उत्तर दिया। अपनी मना स्थिति से मैं स्वयं परेशान थी। थके हारे परम का स्वागत बनावटी मुस्कुराहट से करते समय अंदर तक एक तड़प भी होती है, पर इसी पीड़ा से कहीं ज्यादा गहरी पीड़ा मुझे एक नई साड़ी के अभाव से हो रही थी। इसलिए मैं चाहकर भी परम से हो रही खींच कम नहीं कर पा रही थी। परम की बाहों का बंधन जरा सा ढीला होते ही मैं चाय बनाने के बहाने तेजी से रसोई में चली जाती हूँ। परसों फिर से कॉलोनी की महिलाओं की किटी पार्टी है, जाना तो पड़ेगा ही। साथ ही वही पुरानी साड़ी पहनकर जाने की पीड़ा को भी भोगना पड़ेगा। सभी कितनी सज धज कर आती हैं, हर किसी का यही प्रयास रहता है कि स्वयं को सबसे अधिक उत्कृष्ट सिद्ध कर दे, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती हूँ। परम को मेकअप से सख्त नफरत है, इसलिए श्रृंगार के नाम पर मैं सिर्फ पाउडर और बिंदी ही लगाती हूँ। वैसे मेकअप का मुझे भी कोई शौक नहीं, बस पिछले कई महीनों से एक नई साड़ी के लिए मन ललक रहा था। जब से इस कॉलोनी में आई हूँ, जैसे अच्छे कपड़े पहनने की प्रतियोगिता में शामिल हो गई हूँ। पर पहले वसई में जहाँ रहते थे वहाँ न तो कॉलोनी थी न ही पास पड़ोस की महिलाएं ऐसे किसी किटी पार्टी का आयोजन करती थी। अच्छी खासी शांत जिंदगी थी और फिर उस मकान का किराया भी यहाँ से कम था। बुराई बस एक ही थी, जिस जगह वो मकान था वहाँ आसपास फैली झोपड़पट्टी और दारू की दुकानों ने वातावरण को दूषित कर रखा था। अंधेरा घिरते ही सड़कों पर चहल पहल तेज हो जाती, पियक्कड़ों की बकवास कानों को शर्मिंदा कर जाती। गंदी गालियों और मारपीट की आवाज़ों से घबरा कर मैं घर के खिड़की दरवाजे चौबीसों घंटे बंद रखती थी। सुबह के समय तो वैसे डर वाली कोई बात नहीं होती थी, पर मुझे भय होता था कि कहीं किसी शराबी में रात की शराब का असर बाकी न रह गया हो और उसकी नज़र मुझ पर या मेरी नन्ही सी बिटिया पर न पड़ जाए। परम की जब सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नति हुई तो फैक्ट्री के 6-7 सुपरवाइज़रों के साथ परम की भी सप्ताह में एक बार ड्यूटी की शिफ्ट बदलती। जिस सप्ताह परम की नाइट ड्यूटी होती, मैं परेशान हो जाया करती और मेरा सहमा हुआ चेहरा पूरे एक सप्ताह तक परम को भी निश्चिंतता से काम नहीं करने देता। अपने काम के प्रति निष्ठावान रहने वाले परम को इस तनाव से मुक्त रहने के लिए यही उचित लगा कि हम घर बदल लें। और तब वसई के इस इलाके से निकलकर हम मलाड के इस फ्लैट में आ गए। 20,000 रुपये पगड़ी की मांग पर परम ने अपनी पूरी पूंजी को एक निश्चित जिंदगी की चाह के आगे बिना किसी मोह के बैंक से निकालकर मकान मालिक को दे दिया और हम पुराने मकान से अधिक किराए वाले इस फ्लैट में आ गए। मलाड का यह फ्लैट तो ठीक था, पर फ्लैट के निवासियों के रहन सहन की तुलना में मैं और परम अपने व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे। एक दिन इस कॉलोनी की एक महिला मेरे पास आई और बोली, आप इस कॉलोनी में नई आई हैं, सोचा आपसे दोस्ती कर लूं। जी आइए। मैंने प्रफुल्लित होते हुए उनका स्वागत किया और कहा, मेरा नाम आभा है। आप? मैं सुषमा भादुड़ी हूँ। आभा जी, इस कॉलोनी की सभी महिलाएं महीने में 2 बार किटी पार्टी का आयोजन करती हैं। कभी कभार हम लोग कुछ प्रतियोगिताएं भी रखते हैं, कभी सिलाई, कभी कढ़ाई, कभी रंगोली की। हम लोग ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन और इनाम के लिए कुछ हर महीने जमा करते हैं। सभी अपने घर बारी बारी से किटी पार्टी का आयोजन करती हैं। एक बार यदि तुम्हारे घर
पार्टी हुई तो दोबारा 1.25 साल बाद ही तुम्हारी बारी आएगी। अच्छा, तो क्या कॉलोनी की सभी महिलाएं इसमें शामिल होती हैं? सभी तो नहीं, पर ज़्यादातर। मुझे मना करना उचित नहीं लगा और बिना परम की इजाज़त लिए मैंने हामी भर दी। जैसे ही इस महिला मंडल की सदस्य बनी, पहली पार्टी का आयोजन मेरे ही घर होना तय हुआ और तब मुझे परम को इस पार्टी के बारे में बताना पड़ा। परम के हाथ तब बहुत तंग थे, लेकिन अपने किसी मित्र से कर्ज लेकर उसने मेरे लिए किटी पार्टी का आयोजन कर दिया। पर रात को मुझे समझाते हुए उसने कहा था, आभा, खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करो। यहाँ आने के बाद किराए के अलावा भी कितने ही खर्च और बढ़ गए हैं। जितनी चादर है पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए ना। इतना ही कहा था परम ने, पर उसके अंतर की अकुलाहट को मैं बड़ी आसानी से समझ गई थी। वसई का घर छोड़कर मलाड में रहने आने का उसका निर्णय सिर्फ मेरे ही हित के लिए था। एवज में वह मुझसे यह उम्मीद करता था कि मैं गृहस्थी की गाड़ी खींचने में उसकी समान रूप से सहभागी बनूं। चाहती तो मैं भी यही थी, पर अब तो पूरे 1.25 साल बाद ही मुझे अपने घर पार्टी रखनी थी। इसलिए परम की बात से प्रभावित होने के बाद भी अधिक गंभीरता से नहीं लिया। किटी पार्टियों में जाते ही महिलाओं की फैशन परस्ती ने मुझ में हीन भावना भरनी शुरू कर दी। मेरा अस्तित्व उनकी बनावटी दिखावटी जीवन शैली के आगे बौना दिखने लगा। मैं अपने आप को उनके योग्य बनाने के प्रयास में कब जुट गई, इसका पता मुझे स्वयं भी नहीं चला। धीरे धीरे मैं परम की कम तनख्वाह के कारण अपमानित होने लगी थी। कई बार यह प्रयास किया कि साड़ी को बहुत ज़्यादा अहमियत न दूं, पर किटी पार्टी के आयोजन की सूचना मिलते ही मेरी चाहत पुनः जोर पकड़ने लगती। पिछले हफ्ते मैंने मचलकर परम से जिद की थी कि मुझे एक साड़ी ला दे, और परम ने कहा था कि वेतन मिलते ही वो साड़ी ला देगा। पर आज साड़ी के स्थान पर दर्जन भर कांच की चूड़ियां देकर वह मेरा मुंह बंद कर देना चाहता था। एक छोटे से अभाव ने मुझे विद्रोही बना दिया। क्यों मेरे ही साथ हो रहा था यह सब? या तो अच्छी सूरत मिल जाती या फिर इतना धन कि मन भर कपड़े गहने खरीद पाती। मेरी तिलमिलाहट बढ़ती जा रही थी और परम को चाय का प्याला थमाते थमाते मैंने क्रोध से पूछ ही लिया, तुमने तो कहा था वेतन मिलने पर साड़ी ले दोगे। हाँ, कहा तो था आभा। मेरी तरफ देखे बगैर शर्ट को निकालकर हैंगर में लटकाते हुए परम बोला, पर कैसे खरीदता? कल ही तो बिजली का बिल आ गया। बचाए हुए रुपए इसी में चले जाएंगे, वरना किसी तरह तुम्हारे लिए साड़ी ले ही लेता। हमेशा तो यही सब होता है। जब भी तुम साड़ी खरीद देने की बात करते हो तो कोई न कोई खर्च सामने आ जाता है। तो क्या मुझे साड़ी कभी नहीं मिलेगी? परम ने एक बार मायूस नज़रों से मुझे देखा और बाथरूम में प्रवेश कर गया, पर मैं खामोश नहीं हो पाई। आवाज़ थोड़ी तेज़ करते हुए मैं लगातार बोलती ही जा रही थी, लेकर देना नहीं चाहते हो ना, इसलिए पैसे की भी कमी रहती है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तुम्हें तो यह चाह है ही नहीं कि मैं अच्छा पहनूं ओढ़ूं। तुमसे भी कम तनख्वाह वाले करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। क्या वे अपनी पत्नी को साड़ी नहीं लेकर देते हैं? पर मेरे तो कर्म ही फूटे हैं। सालों बाद तो एक साड़ी की मांग की है, वो भी मिल नहीं रही है। परम हाथ पैर धोकर आ गया था। कुर्ता पैजामा पहनकर चाय का प्याला हाथ में लिए वो बालकनी में जा बैठा। उसके चेहरे पर कहीं कोई मलाल नहीं था और उसकी यही निश्चिंतता मुझे और अधिक आहत कर गई। कैसे हो जी तुम? जरा भी नहीं पसीजता है तुम्हारा मन। शांत चेहरे के भाव से तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के बने हो। मैं सचमुच तंग आ गई हूँ। कब तक भोगती रहूँगी इस अभाव भरी जिंदगी को? यदि एक बेटी की जिम्मेदारी न होती तो चौथी मंजिल से छलांग लगा देती थी। छी आभा, कितनी स्वार्थी हो तुम। तुम्हें तो सिर्फ अपनी साड़ी की चिंता है और एक साड़ी के लिए तुम आत्महत्या जैसा पाप भी कर सकती हो, है ना? परम के चेहरे पर मेरे लिए घृणा के भाव थे। तुम्हारा ध्यान
कभी मेरे जूतों की तरफ गया है जो घिस गए? उन्हें पहनकर चलने से पैरों में दर्द होता है और आजकल मैं चप्पल पहनकर दफ्तर जाता हूँ। मैं चकित होकर सच्चाई उगलते परम को देखे जा रही थी। इस बार जब पिंकी का स्कूल खुला तो उसके लिए स्कूल बैग नहीं खरीद पाया था। पुराने बैग का रंग निकल गया है। पैसों का अभाव नहीं होता तो उस नन्ही सी बच्ची को बदरंग बस्ते में किताबें न ढोनी पड़ती। कौन पति नहीं चाहेगा कि पत्नी को अच्छा पहनाए ओढ़ाए, पर परिस्थिति भी तो अच्छी होनी चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बह चले। परम ने जिस सच्चाई को अभिव्यक्त किया था उसकी शर्म थी या परम को दुख पहुंचाने का पछतावा, मैं जान नहीं पाई और चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। विभा, इन ऊंची सोसाइटी वाली महिलाओं से अपनी तुलना मत करो। तुम किसी बड़े अधिकारी की पत्नी नहीं बल्कि एक सुपरवाइज़र की पत्नी हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ, चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए, अन्यथा दिखावे के चक्कर में पड़कर या तो हम गलत काम करने लगेंगे या फैशन परस्ती के लिए लोगों से उधार मांगकर उनके कर्जदार हो जाएंगे। मेरी बहती आंखों को देखने के बाद भी उसने मेरे आंसुओं को पोंछने का कोई प्रयास नहीं किया और तेज़ी से बाहर निकल गया। परम ने जिस सच्चाई का बयान किया था उसने मेरी मन को आंखों को खोल दी। अब परम के टूटे जूते ही नहीं, उसके पुराने शर्ट पैंट्स भी आंखों के आगे नाचने लगे। परम गया तो मैं वहीं बालकनी में बैठकर देर तक सुबकती रही। लगा था मुझसे नाराज़ होकर परम टहलते हुए कहीं चला गया होगा और जल्दी लौट आएगा। अस्त व्यस्त मन से रसोई के पूरे काम निपटा कर जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो चकित रह गई। रात के 9 बज गए थे। मन किसी तनाव में उलझा हुआ हो तो समय कटने का पता भी नहीं चलता। पर परम आखिर गया कहाँ होगा? मैं सोच में पड़ गई। परम को दुखी कर देने के तनाव से मैं इतनी अधिग्रस्त थी कि पल भर के लिए पिंकी की तरफ भी ध्यान नहीं गया था। बस इतना भर याद है कि कई बार वो मेरे पास आकर कुछ पूछती रही थी और हर बार मैंने उसे झिड़क कर अपने से दूर कर दिया था। पिंकी का ख्याल आते ही तुरंत मैं उसके स्टडी टेबल की तरफ दौड़ गई। देखा वो पढ़ते पढ़ते किताब पर सिर रखकर सो गई थी। कुछ खाया भी नहीं था पिंकी ने। पिंकी बिना खाए ही सो गई है, यह जानते ही परम की नाराज़गी दुगनी हो जाएगी। इस बात से भली भांति परिचित होने के बाद भी मुझे पिंकी को पुनः जगाने की इच्छा नहीं हुई और मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार बालकनी में जाकर मैं सड़क पर देखती रहती कि शायद परम आता हुआ दिख जाए, पर परम दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। बार बार यह सोच मुझे तहस नहस किए जा रही थी कि कहीं मुझसे मायूस होकर परम कोई गलत कदम न उठा ले। अपने द्वारा कहे गए हर शब्द के लिए अब मेरे मन में शर्मिंदगी थी। मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि परम के आते ही उसके कदमों पर अपना सिर रखकर उससे हर गलती के लिए माफ़ी मांग लूँगी। बस एक बार परम सही सलामत घर लौट आए। मैं पुनः बालकनी में जा खड़ी हुई। देखा एक स्कूटर चला आ रहा है। हो न हो यह परम ही है। मैं धड़कते हृदय से देखती रही और स्कूटर आगे निकल गया। मेरा ध्यान स्कूटर सवार पर गया तो देखा कि वे पुरोहित जी थे। लोग कहते हैं अपनी पत्नी के कड़वे जुबान और दुर्व्यवहार के कारण ही वे रोज़ नशे में धुत रात में देर से घर लौटते हैं। यह याद आते ही पुनः हृदय जोरों से धड़कने लगा। कहीं मुझसे अपमानित परम भी पीना शुरू न कर दे। इस ख्याल से ही मेरी आंखें छलक आई। जी चाह रहा था कि इतनी ज़ोर से परम को आवाज़ दूं कि वो जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज़ सुन ले और तुरंत घर लौट आए। डर और भावुकता से मेरे हृदय के भाव ने मानो मुझे बेहद असहज बना दिया था। सोचने समझने की शक्ति भी जैसे खत्म होती जा रही थी। लड़खड़ाते कदमों से ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही, जोरों से बजे कॉल बेल की आवाज़ सुनते ही मानो जान में जान आ गई। भागते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो माथे पर पसीने की बूंदों को सजाए परम खड़ा था। मुझे देखते ही उसने मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आभा, मुझे माफ़ कर दो। आज पहली बार तुम्हें बिना बताए कहीं चला गया था। माफ़ी तो मैं मांगना चाहती हूँ। तुम्हें कितना जलील कर दिया था, पर तुम गए कहाँ थे? आभा, आज नवीन की शादी की
25वीं सालगिरह थी। हम दोनों को पार्टी में बुलाया था, पर तुम्हारी बातों से नाराज़ होकर मैं तुम्हें साथ नहीं ले गया। वहाँ सभी पूछ रहे थे तुम्हें। मेरे लिए तो पल पल भारी हो रहा था, यह सोचकर कि तुम कितनी परेशान हो रही होगी। तुम्हें बिना बताए जो चला गया था। उफ़, जैसे तैसे उनसे जान छुड़ाकर जल्दी ही वहाँ से निकल भागा। परम की बाहों का बंधन थोड़ा सा और कस गया था। मुझे लग रहा था कि खुशी से झूमकर नाच उठूं। परम के प्यार की गहराई के आगे साड़ी की इच्छा कितनी तुच्छ थी। मैंने निर्णय लिया कि जो खुशी इस समय मुझे मिल रही है, उससे भी दुगनी खुशी मैं हमेशा परम को देती रहूँगी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।